Hello friends, let's come to the PT 365 of social issues. I have completed the international part. Now let's come to the social issues and the first topic is women and child. तो women and child के बारे में जो पहला टॉपिक है that is laws related to protection of women. तो women के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लॉज लाए गए हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021. तो रिसेंटली सेंटर ने नोटिफाई किया है कि ये एक्ट में अमेंडमेंट कुछ नोटिफाई किया है 2021 में. तो इसमें उन्होंने बोला है कि ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनेशन वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा हो कि अबॉर्शन करवाना, राइट. तो जो भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 वो क्या रेगुलेट करता है, जो भी अबॉर्शन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मतलब आपको अगर प्रेग्नेंट हो आप तो आपको अबॉर्ट कराना है बेबी, तो आपको कितने टाइम पीरियड तक आप अबॉर्ट करा सकते हो, कब तक अबॉर्ट करा सकते हो, कब तक एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आपको कंसल्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी दो, और कब आप बिल्कुल टर्मिनेट नहीं कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें जो है इस एक्ट में दी गई हैं. तो अभी ये जो अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है इसमें टाइम पीरियड जो है मेडिकल टर्मिनेशन का, मतलब अबॉर्शन का, उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई है. तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में है. एक्ट ने ये भी प्रोवाइड किया है कि स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड आपको सेटअप करना है कि वो डिसाइड करेंगे अगर प्रेगनेंसी जो है 24 वीक के बाद अगर आपको अबॉर्ट कराना है बेबी को, विमेन की हेल्थ ख़राब है या विमेन को कोई प्रॉब्लम है, फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि जब 24 वीक के बाद आपको टर्मिनेट कराना है, अबॉर्ट कराना है, तब आपको स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड सेटअप किया जाएगा जो आपको परमिशन देगा, तभी आप अबॉर्ट करा सकते हो आफ्टर द 24 वीक्स. अब कंपैरिजन पढ़ते हैं जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2021 का उसमें और 1971 के एक्ट में क्या डिफरेंस है. तो अगर आपका 12 वीक्स मतलब 12 वीक्स तक आप बच्चे को रख रहे हो और उसके बाद आपको अबॉर्ट कराना है तो एक डॉक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी दोनों एक्ट में. तो एमटीपी जो 1971 का एक्ट है उसमें भी बोला है एक डॉक्टर की और इसमें भी बोला है एक डॉक्टर की. अगर 12 से 20 वीक्स है तो आपको एमटीपी जो एक्ट है 1971 का उसमें बोला है कि 2 वीक्स का 2 डॉक्टर्स का जो है एडवाइस लेना पड़ेगा. बट इसमें जो है 2021 वाला जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट उसमें बोला है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. फिर 20 to 24 वीक्स में अगर 20 वीक्स से ज़्यादा हो गया है तब आपको अबॉर्ट कराना है. तो 1971 वाले एक्ट में बिल्कुल अलाउड नहीं था कि आप अबॉर्ट कराओगे, मतलब 20 वीक से अगर ज़्यादा है तो आप अबॉर्ट नहीं करा सकते. बट एमटीपी एक्ट में बोला है कि 2 डॉक्टर की परमिशन लेके आप अबॉर्ट करा सकते हो. अब ऑब्वियसली जब 20 वीक्स में नहीं अबॉर्ट करने दे रहे हैं तो 24 वीक्स में तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे. तो 1971 के एक्ट में 24 वीक्स में भी बिल्कुल नहीं है. अब एमटीपी जो एक्ट 2021 का है उसमें मेडिकल बोर्ड जो है सेटअप किया जाएगा इन केस ऑफ अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं तब आप 24 वीक्स के बाद भी बेबी को अबॉर्ट करा सकते हो. अब एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर बात करें तो एक डॉक्टर की ही ओपिनियन लेनी पड़ेगी, वो दोनों एक्ट में दिया है. ओपिनियन जो है वो गुड फेथ में होना चाहिए. अब टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस, तो मतलब फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीज़ें हैं वो यूज़ नहीं कर रहे हो, प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको बेबी हो गया है, तो 1971 के एक्ट में जो बोला है कि आप टर्मिनेट कर सकते हो 20 वीक्स तक बाय अ मैरिड वुमेन. सिर्फ वो मैरिड वुमेन होनी चाहिए तभी वो टर्मिनेट कर सकती है. अब एमटीपी एक्ट 2021 में ये बोला गया है कि कोई भी वुमेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, वो क्या शादीशुदा है या नहीं है, वो अपने बेबी को अबॉर्ट कर सकती है. अब मेडिकल बोर्ड्स में देखें तो ऐसा कोई प्रोविज़न 1971 के एक्ट में नहीं दिया है, बट इसमें दिया है कि मेडिकल बोर्ड सेटअप करना पड़ेगा अगर 24 वीक्स के बाद आपको अवॉर्ड करना है. और सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है वो मेडिकल बोर्ड बनाएंगे जिसमें गायनोकोलॉजिस्ट होंगे, पेडियाट्रिशियन होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, सोनोलॉजिस्ट होंगे एंड अदर मेंबर्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब प्राइवेसी एंड पनिशमेंट में अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन अगर विलफुली कंट्रवीन्स और फेल हो रहा है टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी रेगुलेशन, वो लायबल है पनिशमेंट के लिए, उसके साथ फाइन भी लगेगा, मतलब 1000 रुपीज़ तक पनिशमेंट लग सकती है. अब इसमें बोला गया जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो सिर्फ डिटेल्स जो है विमेन की जो प्रेग्नेंट है उसकी डिटेल्स सिर्फ उसी को रिवील करेंगे टू अ पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ. वॉयलेशन जो है अगर होगा तो वो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू अ ईयर और फाइन बोथ. ठीक है, तो दिस इज़ द एक्ट. आई होप इट इज़ क्लियर. ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप 24 वीक्स के बाद आपको मेडिकल बोर्ड सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप टर्मिनेट कर सकते हो. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैरिटल स्टेटस, पहले क्या था कि विमेन जो है मैरिड है तो 20 वीक्स तक कर सकती है, उसमें मैरिड वुमेन बस को दिया था. बट इसमें जो है 2021 के एक्ट में बोला है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस आप भले
लिव इन रिलेशनशिप में हो, जिसमें भी हो, तो उसमें भी आप 20 वीक्स तक बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द बिल। नाउ लेट्स कम टू सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। तो सेंटर ने अभी नोटिफाई किया है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021। अब की फीचर्स में सबसे पहले हम सरोगेसी क्या है वो देखते हैं। सरोगेसी वो प्रैक्टिस है जहाँ पे हम कोई अदर वुमेन, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा हस्बैंड है, वी आर अ पार्टनरशिप, मतलब वी आर हस्बैंड वाइफ, बट हम मैं मेरे पास मेरा क्या है कि मेरे पास कुछ फीटल अबनॉर्मेलिटीज़ है जिसके कारण मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, या फिर मेरे हस्बैंड में कोई कमी है, तो इसलिए हम थर्ड वुमेन को हायर करते हैं और उसमें जो है अपना बेबी को ग्रो करते हैं। वो उसके पेट में ग्रो होता है और उसके बाद जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो वो फिर से हमको दे देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सरोगेसी। ठीक है, सरोगेसी इज़ अ प्रैक्टिस वेयर अ वुमेन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल विद द इंटेंशन कि वो हैंड ओवर करेगी चाइल्ड आफ्टर द बर्थ टू द इंटेंडिंग कपल। अब न्यू बॉडीज़ क्रिएट की गई हैं इस रेगुलेशन के लिए। पहली है नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे चेयरमैन मिनिस्टर इंचार्ज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के वो होंगे। अब उनका फंक्शन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना रिलेटेड टू पॉलिसीज़ जो सरोगेसीज के बारे में बना रहे हैं, रिव्यू और मॉनिटर करना एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन करना सरोगेसी क्लिनिक्स को, और स्टैंडर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करना। दूसरी चीज़, बहुत सारी बॉडीज़ हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस को ओवरसी करना और सुपरवाइज करना स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड को। फिर कॉन्स्टिट्यूट किया है स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड भी हर स्टेट और यूटी में। अब उससे पहले टाइप्स ऑफ सरोगेसी पढ़ लेते हैं। तो दो टाइप्स की सरोगेसी होती है, पहली है कमर्शियल सरोगेसी, दूसरी है एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में क्या होता है, इसमें कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं दिया था। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को हायर किया बेबी के लिए कि आप मेरा बेबी जो है अपने पेट में रखोगे, तो आप क्या करोगे, उनको कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं देंगे, बट हम जो भी उनका हॉस्पिटल का खर्चा है, जो भी उनके हॉस्पिटल्स में आने जाने का, प्लस जो भी वो बच्चा पैदा करने का, जो भी रिलेटेड टू, मतलब जो भी हमारे बेबी से रिलेटेड है, वो सारा पैसा हम उनको देंगे। बट हम उसको पैसे अलग से नहीं देंगे कि आप हमारे बेबी को रखो तो हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब कमर्शियल सरोगेसी में क्या है कि हम मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं, उसके साथ साथ हॉस्पिटल का जो खर्चा है उसके साथ साथ हम उनको, मान लीजिए हमने बोल दिया कि आप 2 लाख ले लीजिएगा पर मेरा बच्चा आप रख लीजिए, उसके अलावा जो भी खर्चा है वो भी मैं ही उठाऊंगी। तो दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल सरोगेसी। तो ये पहली बार लीगलाइज्ड इंडिया में 2002 में हुई थी, आफ्टर विच इंडिया जो है रेंट ऑन बूम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। क्योंकि क्या हुआ कि वहाँ बहुत ज़्यादा जो मतलब फीमेल्स हो गई वो रेंट पे मतलब वो रेंट पे अपना वोम देने लगी, जिसके कारण जो है सरोगेसी बहुत प्रेवलेंट हो गया। बट ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लॉज सेफगार्ड जो थी पार्टीज़ के लिए, जो भी सेफगार्ड थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत सारे एथिकल इशूज़ भी चल रहे थे, तो गवर्नमेंट ने अभी सरोगेसी बैन कर दिया कि अगर फॉरेन नेशनल्स को आप फॉरेन नेशनल से वोम ले रहे हो तो उसके लिए सरोगेसी बैंड है इन 2015। ओके, नाउ लेट्स कम टू रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी। तो प्रोहिबिट अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह बंद करेंगे, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ करेंगे। अब क्यों कमर्शियल सरोगेसी बंद करेंगे? क्योंकि उसमें अलग से पैसा देना पड़ता है और माँ का इंटेंशन कुछ और हो जाता है। बट एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में क्या होगा कि जो भी अपना आसपास के लोग होंगे, फॉर एग्जांपल मेरा ही कोई रिलेटिव होगा, तो वो मुझे आसानी से चीज़ें बच्चा दे पाएगा मेरा, और मुझसे पैसा भी नहीं लेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अब सरोगेसी जो है किन कपल्स के लिए परमिटेड है वो भी इस एक्ट में दिया गया है। तो पहली चीज़ कि इंटेंडिंग कपल जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ओनली फॉर एल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस के लिए दिया जाएगा, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग, मतलब ऐसे चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने के लिए कि जो कि सेल कर सके, प्रॉस्टिट्यूशन का काम करवा सके उस बच्चे को, तो उसके लिए नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। और फॉर एनी कंडीशन और डिसीज स्पेसिफाइड थ्रू रेगुलेशन। ओके, तो दीज आर द फोर थिंग्स जो सरोगेसी जिसमें परमिटेड है। अब रजिस्ट्रेशन जो है सरोगेसी क्लिनिक्स का वो कंपलसरी होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वन और मोर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट करेंगी अगर कोई प्रोविजन जो है एक्ट के ब्रीच कर रहा है तो उसके लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरोगेट मदर के लिए क्या है, मतलब जो मदर होती है, जो सरोगेट मदर बनेगी, मतलब मैं जिसको सरोगेट की तरह हायर करूँगी, अब वो उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो पहला चीज़ वो मैरिड वुमेन होना चाहिए और उसका खुद का चाइल्ड होना चाहिए।
ठीक है, उसका खुद का चाइल्ड होना चाहिए, मैरिड वुमेन होनी चाहिए और 25 to 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एक सैरोगेट सिर्फ एक ही बार बन सकती है, 2 बार ऐसा नहीं कि 2 बार बच्चे सैरोगेसी में पैदा कर रही हो। और प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस फॉर सैरोगेसी, ठीक है। तो पहली चीज़ मैरिड वुमेन क्यों बोला है, क्योंकि क्या होता है कि जो पहले सैरोगेट जो मैरिड वुमेन को मतलब जो सिंगल वुमेन को अगर हायर कर लेते हैं सैरोगेट के लिए तो उनकी शादी में डिफ़िकल्टी आती है, फिर उनको आगे चल के डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए उन्होंने मैरिड वुमेन बोला है। दूसरी चीज़ उन्होंने चाइल्ड ऑफ हर ओन बोला है, क्योंकि उनका खुद का चाइल्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और का बच्चा अपने कोख में रखेंगी तो उनको लगेगा कि वो मेरा ही बच्चा है, तो वो फिर कुछ ना कुछ वो कर सकती है, मना कर सकती है देने से, तो इसलिए भी ये है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कपल्स की अगर बात करें तो इंटेंडिंग जो कपल है, मतलब जो जिनको चाहिए बेबी, तो शुड हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इशू करेगी। अब सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी क्या होती है कपल्स के लिए, तो पहला तो इनफर्टिलिटी प्रूवन होनी चाहिए आपकी, एंड ऑर्डर ऑफ परसेंटेज एंड कस्टडी ऑफ द सैरोगेट चाइल्ड पास बाय द मजिस्ट्रेट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है आपको पूरा चाइल्ड की कस्टडी पास करेगा। इंश्योरेंस कवरेज जो है 36 मंथ का दिया जाएगा पोस्ट पार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस फॉर सैरोगेट, सैरोगेट जो बनेगी उसके लिए 36 मंथ का इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। तो ये हो गई सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी। अब सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कपल्स के लिए क्या है, तो जो कपल्स 23 से 50 ईयर्स के बीच में है वाइफ होनी चाहिए, और 26 टू 55 ईयर्स के बीच में मैन होना चाहिए हस्बैंड, और उनका कोई सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल अडॉप्टेड या फिर सैरोगेट। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ये एसेंशियलिटी क्राइटेरिया है। अब अब कुछ अदर फीचर्स देख लेते हैं, फिर सैरोगेट देखते हैं। हाउ अदर फीचर्स में चाइल्ड जो भी बॉर्न होगा आउट ऑफ सैरोगेट प्रोसीजर वो बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा इंटेंडिंग कपल का। एबॉर्शन जो है और सैरोगेट चाइल्ड का, उसके लिए रिटन कंसेंट ज़रूरी होगा जो भी सैरोगेट मदर है उसका, और द ऑथराइजेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और ये ऑथराइजेशन कंप्लीट जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के द्वारा होगा। ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ की अगर बात करें तो इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 10 ईयर्स है और फाइन अप टू 10 लाख रुपीज़ है। ओके, नाउ लेट्स कम टू हाउ सैरोगेट हैपन्स। तो सबसे पहले जो हमारा एग होता है, मतलब पेरेंट जो इंटेंडेड पेरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हो गई, तो मेरा जो एग है वो लिया जाएगा, ओके, और स्पर्म जो है मेरे हस्बैंड के उनसे लिया जाएगा, फिर उसको एम्ब्रियो बनाया जाएगा क्रिएटेड थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब में जो है उन दोनों को मिला के एक एम्ब्रियो बनाया जाएगा, फिर उसको उस एम्ब्रियो जो है उसको सैरोगेट के जो वूम है उसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा, और सैरोगेट जो है जर्नी बिगिनस हो जाएगी कि वहाँ से हमारा बच्चा का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड हाउ सैरोगेसी हैपेंस। नाउ लेट्स कम टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है अभी इस एक्ट को 2021 को। अब एआरटी है क्या, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम की हाइलाइट्स देखते हैं एक्ट की। अब एआरटी जो है वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट कवर करता है। जैसे पहला है ओवुलेशन इंडक्शन, ठीक है। तो एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि अगर हमारे जो मतलब हम दो मतलब हमारे में से कोई भी इनफर्टाइल है, नहीं बच्चा पैदा हो रहा है, तो एक तो मेथड है कि हम सैरोगेसी के थ्रू कर सकते हैं अगर दोनों ही हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा मेथड है कि हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब वगैरह में चीज़ें को इकट्ठा करके फिर उसके बाद मदर का जो वूम है उसके वूम में डालकर, जैसे सैरोगेट के वूम में डालते हैं ना डालकर हम मदर के वूम में डालकर बच्चे को पैदा कर सकते हैं। अब ओवुलेशन इंडक्शन की बात करें तो हार्मोन मेडिकेशन, टेकिंग अ हार्मोन मेडिकेशन जैसे कि टेबलेट और इंजेक्शन लिया, जो कि हमारे फ्यूसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उनको प्रोड्यूस करेगी, और ये हमारे कॉन्सेप्शन के चार्ज जो है वो बढ़ा देंगे, जिससे हमारा बेबी पैदा हो सकता है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात करें तो मेल पार्टनर का जो सीमेन है वो फीमेल सर्विक्स में थ्रू इंसर्ट किया जाएगा इन द यूट्रस, और जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जैसे ही पीरियड्स के पहले जो है वो मेल का जो सीमेन है उसको लेकर हमारे फीमेल के उसमें एंटर किया जाएगा, फीमेल के में डाला जाएगा यूट्रस में, तो वो जो है हम उससे भी हमें वो हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है। फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है एग और स्पर्म का हम लैबोरेटरीज में करें आउटसाइड द ओवरी ऑफ अ वुमेन, और फिर रिजल्टेंट जो एम्ब्रियो बनेगा उसको वुमेन के यूट्रस में प्लेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग अगर बात करें, ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिस भी कपल्स को कोई डिसीज़ होती है तो उस डिसीज़ ना हो, इसलिए जो है उस डिसीज़ को रिड्यूस करने के लिए वो डिसीज़ पास ना हो जेनेटिक में, तो दैट्स वाई ये वाली टेक्नोलॉजी
यूज़ की जाती है। अब इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है मोनोजेटिक सिंगल जीन डिफेक्ट्स, अगर किसी एक मतलब टू आइडेंटिफाई एम्ब्रियो दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय फॉल्टी जीन, ऐसा एम्ब्रियो आइडेंटिफाई करना जो फॉल्टी जीन से ना अफेक्ट हो, जिसके कारण हमारी डिसीज हो रही है, तो एक ये हो गया। दूसरा है क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर रीअरेंजमेंट टू आइडेंटिफाई एम्ब्रियो कि वो करेक्ट अमाउंट जो है जेनेटिक मटेरियल का होना चाहिए उसमें, तो उससे भी हमारा हो सकता है। तो दीज आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मीन्स वो टेक्नोलॉजीज जो हमारी विमेन है उनको प्रेगनेंसी ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। दैट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग द स्पर्म और द ऑक्टे आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर, और ट्रांसफरिंग द गैमेट और द एम्ब्रियो इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द विमेन। ठीक है, तो वही चीज़ कि प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पा रही है तो पहला चीज़ एक चीज़ सेरोगेट है। होता क्या है कि ART हम तब यूज़ करते हैं, मतलब सेरोगेट हम तब, सेरोगेसी तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ही हमारे जो या तो हमारा फीमेल बिल्कुल ही उनको बच्चों को नहीं रख पा रही, तब हम सेरोगेट वो करते हैं। बट ART जो है वो मेथड है जब फीमेल के पास इतना होता है कि फीमेल जो है अपने वूम में बच्चे को रख सकती है, तो ये हम ART टेक्निक यूज़ करते हैं। ये भी प्रेगनेंसी ऑब्टेन करने की टेक्निक है। अब रेगुलेशन जो है ART क्लिनिक और बैंक्स का करना है, तो हर ART क्लिनिक और बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया। और जो नेशनल रजिस्ट्री है वो इस्टेब्लिश होगी अंडर द बिल, और वो सेंट्रल डेटाबेस की तरह एक्ट करेगी, जहाँ पे सारे जो ART क्लिनिक्स हैं उनकी डिटेल्स होगी। अब रिटन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, द क्लिनिक जो है वो तब तक ट्रीटमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता प्रोसीजर जब तक रिटन इन्फॉर्म कंसेंट नहीं मिल जाएगा दोनों पार्टी से सीकिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और एक इंश्योरेंस कवरेज जो है ऑफ सच अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इन फेवर ऑफ ऑक्टे डोनर बाय कमिश्निंग कपल और विमेन फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी और एन एजेंट रिकग्नाइज बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस की बात करें तो ये जो है ये ह्यूमन एम्ब्रियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। प्री एग्जिस्टिंग हेरिटेबल और जेनेटिक डिसीज इन तीनों के लिए बस। सेक्स सिलेक्शन प्रोहिबिटेड है, मतलब आप सेक्स सिलेक्शन नहीं कर सकते, या गर्ल है या बॉय है तो उसका सिलेक्शन नहीं कर सकते। और फिर राइट ऑफ चाइल्ड बॉर्न थ्रू ART, तो चाइल्ड जो भी ART के थ्रू बॉर्न हो रहा है वो बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा जो हमारे कमिश्निंग कपल है उनके, और विल बी एंटाइटल टू राइट ऑफ प्रिविलेजेस जो है जो नेचुरल चाइल्ड को मिलती हैं वो इस चाइल्ड को भी मिलेगी। अ डोनर विल नॉट हैव एनी पेरेंटल राइट ओवर द चाइल्ड, अगर डोनर ने कुछ दिया है तो उसके में कोई पेरेंटल राइट नहीं होगा। ऑफेंसेस की बात करें तो किसी चिल्ड्रन को छोड़ देना, ठीक है, उसको सेल करना, उसको ट्रेड करना, उसको इम्पोर्ट करना, या एम्ब्रियो और गैमेट्स को वो करना, यूजिंग इंटरमीडिएट्स टू ऑब्टेन डोनर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑफेंसेस हैं। पेनल्टीज अगर बात करें तो 5 to 10 लाख रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा फर्स्ट कंट्रोवेंशन। अगर दूसरी बार भी आप कर रहे हो तो फिर आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 3 to 8 years और फाइन 10 to 20 लाख रुपीज़ होगा। अब नेशनल और स्टेट बोर्ड की बात करें तो नेशनल ART और सेरोगेट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। फिर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस की बात करें तो कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निज नहीं लेगा किसी भी ऑफेंस का, और वो भी पनिशेबल है अंडर दिस एक्ट सेव ऑन कंप्लेंट मेड बाय नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड और बाय एन ऑफिसर अथोराइज्ड बाय इट, और ऑल द ऑफेंसेस जो है वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। पावर टू मेक रूल्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है। एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज जो है वो बेयर्ड नहीं है, वो सब लॉज भी आपके लगे रहेंगे जब ART करोगे। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू मुस्लिम्स वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019। तो रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि MP का एक मैन है, उन्होंने ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस किया अपनी मैरिज को ख़त्म करने के लिए विथ हिज वाइफ ओवर अ डिमांड ऑफ ₹2 लाख इन डाउरी। ठीक है, तो 2 लाख जब अपनी वाइफ से डाउरी में डिमांड की तो ट्रिपल तलाक उसने नहीं दे पाई, तो ट्रिपल तलाक जो है उन्होंने 3 बार तलाक बोल के मैरिज ख़त्म करने की बात की। तो ये पिछली बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ट्रिपल तलाक हम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मेन प्रोविजंस पढ़ते हैं। अब वेरियस फॉर्म्स के तलाक होते हैं और सेपरेशन होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड। तो पहला है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक बिद्दत भी बोला जाता है। अब ये चैलेंज किया गया कोर्ट में। ये एक प्रैक्टिस है, इस तलाक बिद्दत में प्रैक्टिस है कि अगर मैन जो है वो तलाक 3 बार बैठे हुए या फिर मोबाइल फ़ोन से या फिर लिख के कहीं पर या फिर टेक्स्ट मैसेज करके भेज देता है तो तुरंत वुमेन जो है उसके साथ उसका डाइवोर्स हो जाएगा
जाएगा और वो इररिवोकेबल है, मतलब वो दोबारा नहीं हो सकता, इवन इफ मैन लेटर विशेस टू रिकाउंसिल। ठीक है, अब द ओनली वे फॉर कपल, मतलब ओनली वे है, मतलब इररिवोकेबल है। आपने अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो मतलब विमेन जो है अब तलाक हो गया आपका, अब वो तलाक जो है खारिज नहीं हो सकता। अगर आपको फिर से रिकाउंसिल करना है उस तलाक को तो आपको फिर निकाह हलाला करना पड़ेगा। निकाह हलाला वो एक प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो भी डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन है वो किसी और मैन से शादी करती है और उस मैरिज में रहती है और फिर उसके बाद डाइवोर्स लेती है, ओनली देन वो फिर दोबारा उसी लड़के से शादी करने के लिए एलिजिबल होती है। तो दिस इज कॉल्ड निकाह हलाला। फिर तलाक उल सुन्नत जो है, अंडर दिस एक बार हस्बैंड ने अगर तलाक प्रोनाउंस कर दिया तो वाइफ जो है वो 3 मंथ का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करेगी, मतलब एक टाइप का छुट्टी टाइप का, मतलब 3 मंथ तक कुछ नहीं होगा, ड्यूरिंग विच हस्बैंड कैन आर्बिट्रेट और रिकॉन्सिलिएट विद वाइफ। उस टाइम पे हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के साथ रिकॉन्सिलिएट करने की कोशिश कर सकता है। इन केस ऑफ कोहैबिटेशन बिटवीन द कपल्स ड्यूरिंग दीज 3 मंथ्स द तलाक इज रिवोक्ड। अगर कोहैबिटेशन हो जाएगा तो तलाक रिवोक्ड हो जाएगा। हाउएवर अगर वो 3 मंथ्स एक्सपायर हो चुके हैं और हस्बैंड ने फिर से अपना तलाक रिवोक नहीं किया है तो तलाक जो है इररिवोकेबल हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा, और इट इज़ कंसीडर्ड टू बी आइडियल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अमंग मुस्लिम्स। ओके, तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ तलाक जो होते हैं। मेजर प्रोविजन एक्ट के क्या है, तो ये क्या करता है, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज करता है। अगर आपने 3 बार तलाक बोल दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया है और आप ट्रिपल तलाक जो है वो वॉइड है और इलीगल है। क्रिमिनलाइज करता है मतलब आपको 3 ईयर्स की जेल होगी और फाइन भी लगेगा, और ये इट प्रोवाइड्स टू मेक द ऑफेंस कॉग्निजेबल बना दिया है, मतलब बिना वारंट के जो है आप पुलिस जो है अरेस्ट कर सकती है। इफ़ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर किसी ने ऑफेंस किया है तो पुलिस तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है बाय अ मैरिड वुमेन, या फिर कोई ब्लड से रिलेशन है किसी और पर्सन का तो उसने जाके इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो आप जो है क्रिमिनल कहलाओगे। अब एक्ट जो है वो स्कोप प्रोवाइड करता है कि आप रिकॉन्सिलिएट भी कर सकते हो बिना किसी निकाह हलाला के, मतलब आपको किसी और लड़के से शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना निकाह हलाला के जो है रिकॉन्सिलिएट कर सकते हो अपनी मैरिज। और इफ़ 2 साइड्स एग्री दैट कि स्टॉप लीगल प्रोसीडिंग और सेटल द डिस्प्यूट। मजिस्ट्रेट जो है वो बेल भी दे सकता है हस्बैंड को आफ्टर हियरिंग द वाइफ। अलाउंसेस की अगर बात करें तो जो भी मुस्लिम वुमेन जो है जिसके अगेंस्ट तलाक डिक्लेयर किया गया है तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेंगे हस्बैंड से, अपने चिल्ड्रंस के लिए भी और खुद के लिए भी। और अमाउंट जो है अलाउंसेस का वो कौन डिटरमाइन करेगा, मजिस्ट्रेट डिटरमाइन करेंगे। अब कस्टडी की अगर बात करें तो मुस्लिम वुमेन जो है अगेंस्ट हुम जिसमें तलाक हुआ है तो उस कस्टडी जो माइनर चिल्ड्रन है उसकी कस्टडी जो है उसी मुस्लिम वुमेन को मिलेगी, और मैनर ऑफ कस्टडी जो है वो भी मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। तो हर चीज़ कौन डिसाइड करेगा, मजिस्ट्रेट। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। मुस्लिम वुमेन एक्ट जो भी है 2019 का। नाउ लेट्स कम टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो यूएन पेपर अभी ये न्यूज़ आई है, तो यूएन पेपर में ये बताया कि कोविड-19 के टाइम पे जो हमारा वायलेंस है वुमेन के अगेंस्ट वो ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज एशिया और पैसिफिक रीजन में। तो उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट निकाली है, यूनाइटेड नेशन ने निकाली है। उन्होंने बोला है कि जो हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे हमारा जो वायलेंस है वो अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया ड्यूरिंग कोविड-19। तो मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो कोविड-19 पेंडेमिक जो है वो वायलेंस जो है बढ़ गया है एशिया पैसिफिक रीजन में। पेंडेमिक जो है ये मोस्टली ये 2 वैराइटीज़ के वायलेंस लेकर आता है। पहली तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और डिजिटल वायलेंस। पहला है कि डिजिटल वायलेंस मिल नहीं पा रहे हैं तो फ़ोन पे ही गाली गलौज जो भी हो रहा है, ठीक है। दूसरा इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, अगर घर पे रह रहे हैं तो कहीं बाहर नहीं जा रहे तो उसके कारण भी जो वायलेंस हो रहा है, इसके कारण वुमेन्स का बर्डन जो है ऑफ अनपेड केयर वर्कर्स वो बढ़ गया है। रीजंस इंक्लूड जैसे कि लॉकडाउन, स्कूल क्लोजर्स हो गए, इसके कारण स्ट्रेस जो है पेंडेमिक के कारण बढ़ गया, ठीक है। सपोर्ट जो है बहुत कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया विमेंस के लिए, सिक्योरिटी और लीगल सर्विसेज कम हो गई, स्टिग्मा जो है फॉर रिपोर्टिंग वायलेंस जो है वो भी हमारा वो सब चीज़ों के कारण जो है हमारी विमेन के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया। अब डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया की अगर बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारे इंडिया में। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है लेजिस्लेचर को कि आप स्पेशल प्रोविजन बनाइए विमेन और चिल्ड्रन के लिए। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस वॉज पास्ड इन 2005। ये एक्ट बनाया गया और ये किस प्रिंसिपल से बना है, जो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये जो है इंडिया ने रेटिफाई किया था
1993 में, इसी के बेसिस पे ये एक्ट पास हुआ। अब की हाईलाइट्स जो इस एक्ट के क्या हैं जो 2005 में बना, तो पहला चीज़ डोमेस्टिक वायलेंस एनकम्पासेस। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, अगर फिजिकल वायलेंस हो रहा है, वर्बल वायलेंस हो रहा है, इमोशनल वायलेंस हो रहा है, इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी डोमेस्टिक वायलेंस में आई। और जो डोमेस्टिक जो हमारी डेफिनेशन थी उसको ब्रॉड किया गया। डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उन्होंने सब चीज़ों को इंक्लूड किया, मैरिड वुमेन हो गई, मदर्स हो गई, डॉटर्स हो गई, सिस्टर, तो ये सारी चीज़ें अगर इनके अगेंस्ट भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इस लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है। अब इस लॉ ने वुमेन को, जो लिव इन रिलेशनशिप में वुमेन रहती हैं, बिना शादीशुदा के जो वुमेन रहती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है, एज वेल एज फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग मदर्स, ग्रैंड मदर्स एट्सेट्रा। अब कवरेज क्या है, जितनी भी वुमेन है हु मे बी मदर, सिस्टर, वाइफ, विडो, पार्टनर्स, अगर वो शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही हैं, ठीक है, तो वो जो है वो वुमेन कवर है इसके अंदर। अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो एंटाइटल टू रिलीफ। चाइल्ड जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उस मदर का या फिर उस वुमेन का जो चाइल्ड है वो भी, उसको भी रिलीफ एंटाइटल्ड है। मदर ऑफ अ सच चाइल्ड कैन मेक एन एप्लीकेंट ऑन बिहाफ ऑफ हर माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट जो है मदर जो है कंप्लेंट लिखा सकती है, वेदर मेल और फीमेल। अब कंप्लेंट कुड बी फाइल अगेंस्ट, कंप्लेंट किसके अगेंस्ट फाइल हो सकता है, तो पहली चीज़ है एडल्ट मेल मेंबर के अगेंस्ट फाइल हो सकता है जिसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है विमेन। रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं और मेल पार्टनर्स के जो रिलेटिव्स हैं उनके अगेंस्ट, और बोथ मेल और फीमेल रिलेटिव्स जो है मेल पार्टनर के, उन दोनों के अगेंस्ट जो है कंप्लेंट फाइल हो सकती है। और वहाँ पे प्रोविजन है कि शेल्टर होम और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी मेडिकल एड है और शेल्टर है हमारी वुमेन को जो भी सफ़र कर रही हैं उनको, विक्टिम्स को। एक्ट जो है इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग लॉज एक्ट जो है वो बहुत सारे लॉज से एडिशन में है, जैसे कि रिलीफ अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कैन बी आस्क्ड फॉर इन अदर लीगल प्रोसीडिंग, जैसे कि पिटिशन फॉर डाइवोर्स, मेंटेनेंस, सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली अंडर द सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी, जहाँ पे ये सेक्शन क्या बोलता है, हु एवर बीइंग हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्ट्स अ वुमेन, मतलब अगर वुमेन को प्रॉब्लम हो रही तो उसको पनिश करना पड़ेगा विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच में बी एक्सटेंड 3 years and shall be liable to fine। ओके, तो इस एक्ट के अंदर तो पनिशमेंट दी ही गई है, बट अदर्स जो आईपीसी हैं उनके अंदर भी दिया गया है। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़। रिलेटेड न्यूज़ में अगर पढ़ें तो सबसे पहला आता है मैरिटल रेप, ठीक है। तो रिसेंटली सेंटर ने अभी रीजनेबल टाइम जो है दिल्ली हाई कोर्ट से लिया है कि वो गवर्नमेंट का ओपिनियन जो है बताएंगे मैरिटल रेप के लिए, आफ्टर कंसल्टेशन विथ ऑल स्टेक होल्डर, सारे के स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके। अब मैरिटल रेप और लीगल पोजीशन जो है इंडिया में क्या है इसकी, वो देखते हैं। रेप रिप्रेजेंट एनी नॉन कंसेंशुअल सेक्शुअल इंटरकोर्स और consent gained by any kind of fear, fraud or under situation of unsoundness of mind, intoxication etc। ठीक है, तो रेप मतलब ये होता है कि रेप तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट, निर्भया केस आया तो आपने उसमें देखा कि रेप करके 3-4 लोगों ने उसका मर्डर भी कर दिया। तो किसी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किसी लड़की के साथ आप कर रहे हो, ठीक है, उसको डरा धमका के, उसको जो भी करके, तो दैट इज़ कॉल्ड रेप। रेप जो है वो नॉन स्पाउसेस के बीच में भी हो सकता है, वो इलीगल है। बट मैरिटल रेप जो है दैट मीन्स एक्ट ऑफ हैविंग नॉन कंसेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वंस ओन वाइफ इज केप्ट आउट द डेफिनेशन ऑफ रेप इन मैनी कंट्रीज। तो मतलब फॉर एग्जांपल जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जिनकी शादी नहीं हुई है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो नॉन स्पाउसेस के बीच में जो है वो हमारा रेप जो है वो इलीगल है। मतलब अब हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बोलेंगे, अगर स्पाउसेस नहीं है तो उनके बीच में जो है इलीगल है। अब मैरिटल रेप अगर बात की जाए तो मैरिटल रेप वो होता है कि शादी के बाद जो है विमेन का तो मन नहीं है करने के लिए, मैन का मन है, तो मैन ने ज़बरदस्ती किया जो भी, तो दैट इज़ कॉल्ड मैरिटल रेप, जो शादी के बाद होता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है ये रेप की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, क्योंकि अंदर बेड में क्या हो रहा है यू नेवर नो, राइट। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली 36 कंट्रीज़ में वो है, 36 कंट्रीज़ में जहाँ पे मैरिटल रेप जो है वो लीगल क्राइम नहीं है। अब इन इंडिया अगर ऑल्सो देखा जाए तो सेक्शन 375 जो है आईपीसी का, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्ट जो है मैन कर रहा है अपनी खुद की वाइफ के साथ, तो वाइफ जो है वो 15 ईयर्स की एज के
ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज केप्ट एन एक्सेप्शन आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ रेप, तो रेप की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। अब सेक्शन 376A जो है ये कहीं ना कहीं जो क्रिमिनलाइज करता है द रेप ऑफ जुडिशली सेपरेटेड वाइफ। अगर वाइफ जो है जुडिशली सेपरेट हो गई है, मतलब उनका डाइवोर्स हो रहा है, उसके बाद जो अगर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो है रेप कहलाएगा। ऑल्सो ईदर स्पाउसेस कैरीज द राइट फॉर restitution of conjugal rights under Divorce Act 1869 to the divorce of person belonging to Christian region, और स्पेशल मैरिज एक्ट जो है और हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 में, ये सब एक्ट जो है पास किए गए। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि when dowry debts may be presumed, ठीक है। तो ये हो गया मैरिटल रेप। तो अभी हमारे यहाँ मैरिटल रेप जो है वो लीगल क्राइम नहीं है। इंडिया जो है वन ऑफ द 36 कंट्रीज़ में तो एक है, तो आप याद रखिएगा मैरिटल रेप जो है हमारे यहाँ लीगल क्राइम नहीं है। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है when dowry debts may be presumed। इंटरप्रेटिंग डाउरी डेट्स की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि डाउरी डेट कैन बी presumed if the wife was harassed both mentally and physically क्लोज बिफोर हर डेथ इन अ मैरिटल होम, ठीक है। जहाँ पे वाइफ की शादी हुई है वहाँ पे वाइफ जो है डाउरी के लिए मेंटली और फिजिकली हरास की जा रही है, और जिसके कारण वो जो है वो डेथ तक पहुँच रही है कि वो सुसाइड कर ले, तो उसमें अभी उन्होंने बोला है कि डाउरी डेथ जो है वो प्रिज्यूम करी जाएगी। अब डाउरी डेथ है क्या, डिफाइंड बाई सेक्शन 304B रिलेट्स टू डाउरी डेथ ऑफ IPC। ये जो है सेक्शन 1113B जो है उसके साथ रेड किया जाता है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सून बिफोर हर डेथ, मतलब सून बिफोर हर डेथ इम्प्लाई क्या करता है, क्रुएलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है विमेन के अगेंस्ट कि वो जो है डेथ तक बात पहुंच जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड सून बिफोर द डेथ। ऑल्सो इट शुड बी कंटिन्यूस फॉर एक्यूज्ड मेकिंग लाइफ ऑफ अ डिसीज्ड मिजरेबल विच मे फोर्स हर टू कमिट सुसाइड, ठीक है। वही चीज़ कि आप इतना वुमेन को परेशान कर सकते हो डाउरी के लिए कि उसके कारण जो है विमेन जो है कहीं ना कहीं मरने के उस पर आ जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मेरे ही घर की बात है, मतलब मेरे ही किसी रिलेटिव्स की बात है। मतलब डाउरी के लिए ऐसे सिलेक्शन होता है, मतलब अगर लड़का कुछ कर रहा है, फॉर एग्जांपल लड़का किसी अच्छी पोस्ट में है या फिर कोई डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है, लड़की भी जॉब कर रही है, इवन लड़की भी प्रोफेसर है, बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि दहेज इतना ज़्यादा मांग रहे हैं कि हमें 25 लाख दहेज चाहिए। उसके बाद डीलिंग हो रही है कि 25 लाख नहीं, मेरे पास तो 20 ही लाख है, लड़की के पापा बोलते तो नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं 25 लाख, चलिए ठीक है 21 लाख में मान जाइए। तो इस टाइप की डाउरी होती है आज भी इतने पढ़े लिखे समाज में, एडुकेटेड समाज में, लड़की के पापा, इवन लड़की जॉब कर रही है, लड़की जॉब नहीं कर रही है तो डाउरी ले रहे हो, वो तो चल ही रहा था, बट लड़की अब तो जॉब कर रही है, 80-90,000 कमा रही है, उसके बाद भी आप डाउरी मांग रहे हो, ऐसी डीलिंग चलती है। तो आप समझ लो मतलब कि क्या सिचुएशन है हमारे भारत की, कि इतने एजुकेटेड पर्सन, इतने एजुकेटेड माँ बाप और उनकी इतनी एजुकेटेड बेटी, वो भी रेडी हैं, पता नहीं जैसे लड़की पैदा कर दिया हो तो आप लोग बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि आप लोगों की ही वो है, आप लोग नीचे झुक के उनको, लड़कों वालों को इतना सब कुछ। तो ये आज भी प्रचलित है, इतना चल रहा है। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट द बेस्ट थिंग जो आप देखते हो लाइफ में, राइट। क्योंकि आपको इतना पढ़ाते हैं माँ बाप, लड़कियों को इतना पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर डाउरी ही देना है तो फिर पढ़ाई का क्या मतलब है। और दूसरी चीज़, डाउरी तो देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डाउरी में इतने केसेस मैंने सुने हैं। एक मेरी फ्रेंड का ही कोई था जिनकी बहन की शादी, और उसके बाद उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउरी दे चुके थे, और उसके बाद उस लड़की को जला दिया गया कि आप तू अपने माँ बाप से और लेकर आ पैसा। तो इस टाइप के भी केसेस होते हैं। इसलिए डाउरी जो है एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ना, लालच होता है एक टाइप का, जितना दोगे उतना लालच बढ़ेगा, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अबाउट ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके यहाँ ऐसा कुछ केस हुआ हो तो बताइएगा, क्योंकि जब क्या होता है इन सब चीज़ों में लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो अब हमारी यूथ जनरेशन इन्वॉल्व हो सकती है। हम पिछले जो लोग हैं उनके मेंटल स्टेटस, उनका जो सोच है वो बदल नहीं सकते, बट हम लोग अपनी सोच बदल सकते हैं। अगर हम लोग सब साथ हैं, यूथ जनरेशन साथ है, तो ये सब चीज़ें चेंज होने पे आ जाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं ऑलरेडी, ये भी चेंज होगा, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है। अब डाउरी इन डेथ इन इंडिया अगर बात करें तो डाउरी क्या होता है, दहेज होता है। नॉर्थ इंडिया में उसको दहेज बोलते हैं, और स्त्री धर्म बोलते हैं साउथ इंडिया को। वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, उसके अंदर डिफाइन किया गया है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी
इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई एक पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स जो है लड़के के पेरेंट्स को दे रहे हैं विद कनेक्शन विद मैरिज, तो वो जो है डाउरी कहलाती है। अब मेजर सोशल एविल फॉर लॉन्ग है, डाउरी डेथ जो है वो ऐड करती है न्यू ऑफेंस इन आईपीसी ओनली इन 1986। अपार्ट फ्रॉम डाउरी डेथ अगर बात करें तो क्रुएलिटी, टॉर्चर और हरासमेंट होते हैं वुमेन के साथ, और डोमेस्टिक वायलेंस तो एक कॉमन टाइप का है फॉर डाउरी क्राइम्स। ओके, सो दिस इज डाउरी वाला हमने पढ़ लिया, और हमने ये भी पढ़ लिया वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। नाउ लेट्स come to prenatal diagnostic test, prohibition of sex selection act 1994। तो अभी रिसेंटली ये जो है प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रैकेट जो है, अभी बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल जो था कुरुक्षेत्र का हरियाणा में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये रैकेट चल रहा था, तो उसी को बंद करने के लिए ये उसी को बंद करा, तो ये इसीलिए न्यूज़ में है। अब ये मेन पर्पस इस एक्ट का यही है कि अगर आप सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स वो कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसको बैन करना है बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप मतलब लड़की और लड़के के बीच में सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो सिलेक्शन नहीं ज़रूरी है। मिसयूज़ जो है प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का फॉर सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन वो भी प्रिवेंट है। रेगुलेट उन कुछ टेक्निक्स को रेगुलेट करना है। अंडर दिस लॉ सारे सेंटर्स जो हैं जहाँ पे ये इक्विपमेंट है जो कि पोटेंशियली डिटेक्ट करते हैं सेक्स ऑफ फीटस, प्री कंसेप्शन और प्री नटल, टू बी रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो ये प्रोहिबिट करते हैं एडवर्टाइजमेंट इन रिलेशन विद सच टेक्निक्स। एक्ट और रूल्स जो है एलेबोरेट किया गया है विद द मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर रिकॉर्ड्स। अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को एम्पावर किया गया है कि उनके पास सिविल कोड की पावर है कि वो सर्च, सीजर, सील कर सकते हैं ऐसी मशीन्स को जहाँ पे सेक्स सिलेक्शन हो रहा है। ये अमेंड किया गया था 2003 में, जहाँ पे टू इम्प्रूव रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ सेक्स सिलेक्शन। ओके, सो दिस इज द एक्ट, इट इज़ नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, जो NSSO निकालती है, उन्होंने बोला है कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो फेमिनाइजेशन मतलब वो होता है कि फीमेल जो है किसी चीज़ में अगर पार्टिसिपेट करें तो वहाँ पे उनका जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड फेमिनाइजेशन। अब की डेटा अगर बात करें तो 14% जो ऑपरेशनल होल्डिंग एग्रीकल्चर की वो वुमेन होल्ड करती हैं। 90% वुमेन ओन्ड लैंड होल्डिंग जो है वो स्मॉल है और मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, मतलब लार्ज नहीं है। मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो देयर हैज़ बिन राइज इन वर्कफोर्स इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर 45.6% टू 42.5%। 42.5% से 45.6% हो गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट द एंटायर राइज इन वर्कफोर्स वॉज एकोमोडेटेड बाई एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ओके, सो तो जितना भी वर्कफोर्स राइज हुआ है फेमिनाइजेशन, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा राइज हुआ है। देयर आर शार्प इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बाई 5.5%, और मच जो है वो रूरल वुमेन में हुआ है। और ये फिनोमिना के कारण हमारी जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है एग्रीकल्चर लेबर्स में वो बढ़ गया है, इज़ रिफर टू एज फेमिनाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वर्क। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? LFPR जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो लेबर फोर्स में है, जो भी वर्क कर रहे हैं या फिर वर्क ढूंढ रहे हैं इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जितना भी लेबर फोर्स पॉपुलेशन रेट क्या होता है, जितने भी पॉपुलेशन हमारे लेबर फोर्स में है। लेबर फोर्स क्या होता है? लेबर फोर्स वो होता है जो भी वर्क करना चाहते हैं, वर्क कर रहे हैं, और जो वर्क ढूंढ रहे हैं वो सारे लेबर फोर्स में काउंट हो जाते हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब आते हैं फैक्टर्स किसके कारण हमारा फेमिनाइजेशन जो है एग्रीकल्चर में बढ़ गया है। पहली चीज़ माइग्रेशन, मेन जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस। वुमेन जो है लेस मोबिलिटी है ड्यू टू सोशल नॉर्म्स। वुमेन जो है प्रेफर्ड लेबर इंटेंसिव वर्कर्स है। वुमेन जो है कहीं ना कहीं इंश्योर करती हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, एज देवर लो पेड इजी टू हायर और फायर, ठीक है। तो वुमेन जो है उनको पैसा कम दिया जाता है काम करने के लिए, तो ईजी है कि उनको हायर कर दें और कम पैसा देना पड़ेगा, और फायर भी बाद में करा जा सकता है क्योंकि वो लोग ज़्यादा लड़ते नहीं हैं। ओके, सो दिस इज़ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स कम टू परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। तो वाई इन न्यूज़, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया है कि इंडियन आर्मी को अब ग्रांट किया जाएगा परमानेंट कमीशन टू 577 वुमेन ऑफिसर्स सिंस द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ने बोला था कि पहले क्या था कि आर्मी में जो है वुमेन हमेशा के लिए नहीं हायर किया जाता था, तो अब जो है परमानेंट कमीशन के कारण वुमेन जो है वो हमेशा के लिए आर्मी में होंगी जब तक वो रिटायरमेंट एज तक नहीं पहुंच जाती, उनको पैसा नहीं मतलब रिटायरमेंट मतलब उनका रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, उसके कारण जो है ये न्यूज़ में है। तो परमानेंट कमीशन का मीन्स है कि कैरियर जो है आर्मी में टिल यू रिटायर, जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते
वो कैरियर जो है आपका आर्मी में। फॉर अ परमानेंट कमीशन यू हैव टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी। परमानेंट कमीशन के लिए अगर ज्वाइन करना है आपको तो पहले आपको नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी। अब सिंस 2012 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ आर्म्स एक्ट है जो 1950 का, वो वुमेन को इन एलिजिबल बोलता था कि वो जो है आर्मी में एम्प्लॉय नहीं हो सकती और एनरोल नहीं होती अनलेस वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गैजेट में अपने अलाउ नहीं करता उनको। पहले क्या था आर्म्स एक्ट में कि वुमेन जो थी इन एलिजिबल थी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ऑफिशियल गैजेट में वुमेन को नहीं बोलेगा कि आप आर्मी में जा सकती हैं, तब तक जो है वुमेन इन एलिजिबल थी एम्प्लॉयमेंट एंड एनरोलमेंट इन आर्मी में। जनवरी 1992 में यूनियन गवर्नमेंट ने लिस्ट प्रोवाइड की कहाँ पे वुमेन को भी वुमेन ऑफिसर्स भी एम्प्लॉय हो सकती है आर्मी में, तो इसलिए जो है 1992 में ये आया। अब देयर वर आर्मी पोस्टल सर्विसेज थी, जजेस, एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट था, आर्मी एजुकेशन कॉप था, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉप था, आर्मी सर्विस कॉप्स था, कॉप्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स और रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो यहाँ वुमेन्स जो है एम्प्लॉय हो सकती थी। अब सेक्स रेशियो अगर डिफेंस में देखा जाए तो एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वुमेन जो है स्टिल स्मार्ट पार्ट, बहुत स्मॉल पार्ट जो है मिलिट्री का वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। 0.56% जो है आर्मी में, 1.08% एयरफोर्स में और 6.5% नेवी में। अब ये जो है वुमेन का जो वुमेन जो एम्प्लॉय होंगी, दिस इंड्यूसमेंट वाज ओनली ऑन शॉर्ट सर्विस कमीशन। पहले क्या था, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए था। जैसे ही 1992 में वुमेन को अलाउ किया, कुछ लिस्ट निकाली यूनियन गवर्नमेंट ने कि वुमेन्स फीमेल्स जो है वो एम्प्लॉय हो सकती है आर्मी में, तो वो सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए हो सकती थी। मतलब 10+4 स्कीम जो है उसके अंदर इंडेक्ट की गई, वेर इन ऑफिसर्स जो है वो 10 साल के लिए सर्व करेंगे एंड कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंडिंग हिज सर्विस बाय 4 ईयर्स। ठीक है, तो 10 साल के लिए सर्विस करेंगी फीमेल, पर अपनी जो सर्विस है वो 4 साल और एक्सटेंड कर सकती हैं। तो 10+4 मतलब सिर्फ 14 साल ही वर्क कर सकती थी, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। फिर इन फरवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट ने बबीता पूनिया केस में डायरेक्ट किया कि वुमेन ऑफिसर्स जो है आर्मी में उनको परमानेंट कमीशन भी ग्रांट किया जाएगा, और रिजेक्ट किया गवर्नमेंट ने जो साइकोलॉजिकल लिमिटेशन बताई थी वुमेन की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इन सब के कारण, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि परमानेंट कमीशन के लिए भी वुमेन ऑफिसर्स जो है आर्मी में हायर की जाएंगी। अब कोर्ट ने रूल किया कि एवरी वुमेन ऑफिसर जो है, जो भी एसएससी में वर्क कर रही हैं, मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में वर्क कर रही हैं, डिसरिगार्डिंग वेदर वो 14 ईयर्स की कर रही हैं या 20 ईयर्स के लिए, उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा आर्मी इंक्लूडिंग कमांडिंग पोस्ट में भी। बट वुमेन जो ऑफिसर हैं स्टिल वो इन्फेंट्री में नहीं जॉब करेंगे, आर्टिलरी में, आर्म कॉर्प्स में नहीं करेंगी, कॉम्बेटिव विंग्स में, जो कि बहुत सारे एडवर्स लोकेशन में होते हैं, वहाँ पर वो काम नहीं करेगी। अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ऑलरेडी ग्रांट कर दिया है परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स। तो याद रखिएगा वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट कर दिया गया है। नाउ लेट्स कम टू चाइल्ड मैरिज। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी रोल आउट किया है प्लान कि स्टेट को जो है पूरी तरह फ्री कर देंगे चाइल्ड मैरिजेस से बाय 2030। अब चाइल्ड मैरिजेस आपको पता है कि चाइल्ड की उस एज में मैरिज जब चाइल्ड जानता ही नहीं है कि मैरिज क्या होती है और वो सब क्या होती है, जब वो बच्चा रहता है, तो इम्पैक्ट क्या होता है चाइल्ड मैरिजेस का वो देखते हैं। पहली चीज़ की गर्ल्स की एजुकेशन पूरी तरह डिप्राइव हो जाती है, ठीक है, उनका वर्क भी नहीं मिलता है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शुअल एब्यूज़ और सोशल आइसोलेशन जो है गर्ल चाइल्ड का वो इंक्रीज हो जाता है। हाई मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो जाती है। एडवर्स इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्ल्स भी कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी में। इंटर जनरेशन साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो बढ़ जाता है। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने 5 डिपार्टमेंट्स जो है वहाँ उसमें उनको रोप किया है फॉर ऑब्जर्विंग कन्वर्जेंट एक्शन पॉइंट ऑन एडोलसेंट एम्पावरमेंट एंड एंडिंग चाइल्ड मैरिजेस इन लाइन विद स्टेट स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान। तो 2019 में स्टेट ने रोल आउट किया था 5 ईयर स्टेट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान चाइल्ड मैरिजेस को एंड करने के लिए। अब डिपार्टमेंट कौन कौन से इंक्लूडेड है? स्कूल एंड मास एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर, हायर कमीशन और लॉ। अब की फैक्ट्स और ट्रेंड्स देखे चाइल्ड मैरिज में, तो 1/3 जो है वर्ल्ड की चाइल्ड ब्राइड जो है वो इंडिया में है, और 16% एडोलसेंस गर्ल्स जो है 15 to 19 ईयर्स एज के बीच उनकी जो है मैरिज हो जाती है। अब चाइल्ड मैरिज की अगर बात करें तो चाइल्ड मैरिज जो है वो डिस्क्राइब है कि फॉर्मल मैरिज और इनफॉर्मल यूनियन जो कि चाइल्ड जब एज नहीं अटेन कर पाता उससे पहले हो जाती है, तो उसको हम चाइल्ड मैरिज बोलते हैं। एज पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2016, तो मैरिजेबल जो एज है
हमारे बॉयज़ की वो 21 है, और मैरिजेबल जो एज है फीमेल्स की वो 18 है। अगर इससे पहले आप शादी कर रहे हो तो वो इलीगल कहलाएगी, वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में है। मोस्टली कॉमन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न इंडिया में, जैसे कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये इन सब स्टेट्स में ज़्यादा है। अब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की अगर बात करें तो एक्ट जो है वो बोलता है कि मैन जो है 18 साल से ऊपर है, और वो मतलब द एक्ट मेक्स कॉन्ट्रैक्टिंग अ मैरिज बाय अ मैन, अगर वो 18 साल से ऊपर है और वुमेन जो है 18 साल की है तो वो कॉग्निजेबल और नॉन बोलेबल ऑफेंस है, क्योंकि मैन की एज जो है 21 ईयर्स होनी चाहिए। ओके, इट सेट द मिनिमम एज फॉर विमेन इज 18 ईयर्स एंड 21 फॉर मेन ईयर्स। और ये ट्रीट अंडर एज जो मैरिज है, मतलब चाइल्ड मैरिज अगर हो रही है तो वैलिड कहलाएगी, बट वो वॉइडेबल होगी, क्योंकि अगर अंडर एज मैरिज जो है वो वैलिड तब कहलाएगी जब माइनर्स जो है, जो भी जिन दोनों की शादी हुई है, वो चाहते हैं कि हम इस शादी में रहना चाहते हैं, तो वो ठीक है, वो वैलिड रहेगी, बट वो वॉइडेबल रहेगी। एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इलीगल है, क्योंकि मैरिजेबल एज जो है वो अलग है। फिर आते हैं चाइल्ड एडॉप्शन। तो रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन अमेंडमेंट एक्ट 2021 नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट ने। अब एडॉप्शन से रिलेटेड क्या क्या है वो देखते हैं। तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो एक्ट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 का, उसको अमेंड करेंगे कि हमारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करेंगे अंडर 2015 एक्ट। ये इन लाइन विथ है वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो है उनके लाइन में है। अब की फीचर्स अगर देखें इस एक्ट का, तो इंस्टीड ऑफ कोर्ट एज इन 2015 एक्ट, क्या करा जाता था कि इंट्रा जो कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन होता था उसमें जो है कोर्ट की पावर होती थी कि पहले कोर्ट जो है ऑर्डर्स इशू करेगा। बट अभी जो है 2015 के एक्ट में जो है कोर्ट को पावर थी, बट अभी जो अमेंडमेंट करके बोला गया 2021 का एक्ट, उसमें बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वही ऑर्डर इशू कर सकते हैं इंटर कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए, टू फास्ट ट्रैक द प्रोसेस, क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने क्या बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वही इशू ऑर्डर करेंगे इंट्रा कंट्री और इंटर कंट्री अडॉप्शन के लिए। इंट्रा कंट्री मतलब कंट्री के अंदर, और इंटर कंट्री मतलब दो कंट्री के बीच में। ओके, डिफाइंस उन्होंने एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं कि जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर होंगे उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। और उन्होंने सीरियस ऑफेंस को रीडिफाइन किया है। अब सीरियस ऑफेंस जो है ऑफेंसेस फॉर विच पनिशमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड और अदर लॉ में दी जाती है। पहली 6 मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट जो है मोर देन 3 ईयर्स दी जाएगी और नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स। फिर मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म मोर देन 7 ईयर्स बट नो मिनिमम इम्प्रिजनमेंट और मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 7 ईयर्स। और दिस इज इन लाइन विथ शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी इन दिल्ली, इन विच सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कुछ ये जो ऑफेंसेस हैं वो सीरियस ऑफेंसेस हैं रादर देन हीनियस। सारे ऑफेंसेस जो हैं एक्ट के अंदर विल बी ट्राइड इन द चिल्ड्रंस कोर्ट। अब अडॉप्शन प्रोसीजर प्रोविजन अगर इंडिया में देखा जाए तो पहला है मतलब पहले ये देख लेते हैं कि एडॉप्शन प्रोविजन में तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, एडॉप्शन रूल्स फिर 2017 में आया, फिर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी बनी जिसको कारा बोलते हैं, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी उसी के अंदर, यूएन कन्वेंशन और राइट ऑफ द चाइल्ड ये इंडिया ने साइन किया और हेग कन्वेंशन आया। ओके, तो एडॉप्शन ऑफ प्रोविजन अगर इंडिया में देखे जाए तो कोई भी फैमिली अगर कोई भी चाइल्ड है अगर वो बिना फैमिली के है तो उसका जो अल्टीमेट जो हमारे गार्जियन होंगे वो स्टेट होगा। ठीक है, याद रखिएगा स्टेट होगा। चाइल्ड अगर बिना किसी फैमिली के है, सिर्फ एक अकेला चाइल्ड है तो उसका गार्जियन कौन होगा, स्टेट होगा। ये प्रोसीजर जो है लॉ के द्वारा बनाया गया, इज नॉट फॉलोड इन एडॉप्शन, द गवर्नमेंट जो है वो कस्टडी ले लेगा उस चाइल्ड की। अब लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में बनाया गया, ये पूरे होल एडॉप्शन प्रोसेस को कंटेन करता है, मतलब जितना भी एडॉप्शन प्रोसीजर है ये सारा इसी एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है। और ये प्रोहिबिट करता है कि किसी भी चिल्ड्रन को आप ऑफर और रिसीव नहीं कर सकते आउटसाइड दिस प्रोसेस। ठीक है, किसी भी चिल्ड्रन को सेल या परचेस नहीं कर सकते और ये पनिशेबल ऑफेंस है 3 to 5 ईयर्स इन जेल और 1 लाख इन फाइन। एडॉप्शन फिर रेगुलेशन 2017 में आया जो कि रेगुलेट करता है जो भी नीड है इन फैमिली एडॉप्शन की, पोस्ट एडॉप्शन सपोर्ट की, चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजंस की, ये सब जो है ये देखता है। अब इंस्टीट्यूशन में अगर देखें तो सबसे पहले आई सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी दैट इज कारा। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, याद रखिएगा किस एक्ट के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो कि एडॉप्शन देखती है। इंटर कंट्री जो एडॉप्शन होता है, जो कंट्री
मतलब जो एक दूसरे मतलब दो कंट्री के बीच में अडॉप्शन होता है वो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है वो डील करती है इससे। फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आई, ये एक फाइनल अथॉरिटी है जो पावर और ड्यूटी को डिस्चार्ज करती है इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब CWC जो है वो एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन करेगी पर मंथ ऑफ रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर चिल्ड्रन, जहाँ पे भी चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया जा रहा है वहाँ पे दो बार इंस्पेक्शन विजिट कर मतलब 2 बार मंथ में करेगी इंस्पेक्शन, और देखेगी कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्शन दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन में अगर देखें तो UN कन्वेंशन और राइट ऑफ चाइल्ड इन 1992 ये प्रिस्क्राइब करता है कुछ स्टैंडर्ड जो स्टेट पार्टीज़ को मानना पड़ेगा कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है लाइफ में इन्वॉल्व करे चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद। हेग कन्वेंशन और इंटर कंट्री अडॉप्शन जो है 1993 का वो मिनिमम स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है फॉर इंटर कंट्री अडॉप्शन। अब आते हैं एडॉप्शन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021 की बात करें, इसका एम यही है कि कंट्री में जो भी अडॉप्शन हो रहे हैं अंडर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हामा 1956, इस एक्ट में रेगुलेटेड जो फैमिलीज है, रेगुलेशन फैमिलीज जो भी अडॉप्ट कर रही हैं अंडर हामा एक्ट, उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो कौन इशू करेगी? कारा जो अथॉरिटी है, नोडल एडॉप्शन बॉडी जो है वो जो है ये सर्टिफिकेट जो है इशू करेगी। इन केस ऑफ कंट्रीज जो है आउटसाइड हेग एडॉप्शन कन्वेंशन के आउटसाइड जो है कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं इन रिस्पेक्ट टू इंटर कंट्री अडॉप्शन, लेटर एक्सेप्टिंग adoption from government department concerned of receiving country and shall be sought by CARA in order to issue the final support letter by the agency. Until this regulation अगर बात करें तो there were no regulation for CARA regarding inter-country adoption under the HAMA, which covers Hindu, Sikhs, Buddhists, Jains, and NOC will be issued only by the court. अब UN स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बेसिंग रूल्स, तो ये कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो भी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो इतना एम्फोसाइज होना चाहिए कि हमारे जो जुवेनाइल है उनकी वेलबींग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और शेल इंश्योर दैट द रिएक्शन टू द जुवेनाइल ऑफेंडर्स शेल ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ बोथ ऑफेंडर्स एंड द ऑफेंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू चाइल्ड लेबर। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलके एक चाइल्ड लेबर ग्लोबल एस्टिमेट 2020 ट्रेंड्स एंड रोड मैप फॉरवर्ड रिपोर्ट निकाली है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब चाइल्ड लेबर डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। चाइल्ड लेबर से की फैक्ट और ट्रेंड्स देखें तो 160 मिलियन जो चिल्ड्रन हैं हमारे चाइल्ड लेबर हैं ग्लोबली। सब सहारन अफ्रीका जो है वहाँ पे हाईएस्ट प्रिवलेंस है हमारे चाइल्ड लेबर की, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है चाइल्ड लेबर वहीं पर हैं। रूरल एरियाज़ में 3 टाइम से ज़्यादा चाइल्ड लेबर मिलते हैं अर्बन एरियाज़ में। अगर देखा जाए अर्बन एरियाज से कंपेयर किया जाए तो 72% ऑफ द ऑल चाइल्ड लेबर्स अकर्स विद इन फैमिली, प्राइमरली ऑन फैमिली फर्म्स और इन फैमिली माइक्रो एंटरप्राइजेस। 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन जो है रिस्क में हैं, जो कि चाइल्ड लेबर की तरफ पुश किए जा रहे हैं बाय द एंड 2022 बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब चाइल्ड लेबर है क्या? चाइल्ड लेबर जो है ILO ने डिफाइन किया है कि वर्क, वो चिल्ड्रन जो वर्क करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड को डिप्राइव करता है, उनके पोटेंशियल और डिग्निटी को कम करता है और हार्मफुल करता है टू फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। इट रिफर्स टू वर्क दैट इज मेंटली, सोशली, फिजिकली, मॉरली डेंजरस एंड हार्मफुल टू चिल्ड्रन, और इंटरफेयर करता है उनकी स्कूलिंग के साथ कि वो अपने स्कूल छोड़ के जो है वर्क करते हैं। ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर जो है वो हर फॉर्म की स्लैवरी को कंप्राइज करता है, जैसे सेल एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन, डेट बॉन्डेज, फोर्स्ड लेबर, यूज ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, पोर्नोग्राफी के लिए, ये सारी चीज़ें जो है चाइल्ड लेबर में आती है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है वो देख लेते हैं। तो पहला आर्टिकल 21 क्लॉज ए एंड 45 जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है हर चिल्ड्रन को जो 6 से 14 साल के हैं। आर्टिकल 39 जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ और जो वर्कर्स और मेन और वुमेन है जो भी उनको स्ट्रेंथन करते हैं कि एज टेंडर द एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है और क्रिमिनलाइज करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 बोलता है कि किसी भी चिल्ड्रन को जो 14 साल से नीचे उनको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में। ओके, नाउ लेट्स कम टू एज पर सेंसस 2011 देखा जाए तो देयर आर 10.1 मिलियन वर्किंग जो चिल्ड्रन हैं वो बिटवीन 21 एज के 5 से 14 साल की एज के बीच में है। और उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये 55% ऑफ द वर्किंग जो चिल्ड्रन है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिए हैं चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, तो पहला है गुरु पद्स्वामी कमेटी 1979 की, जो कि फॉर्म की गई कि चाइल्ड लेबर के इशूज़ को स्टडी करना है और रिकमेंड करना है बहुत सारे पॉलिसीज़। इंडिया ने रेटिफाई किया ILO कन्वेंशन
कन्वेंशन को, जो कि 182 ILO कन्वेंशन है, जो कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, और कन्वेंशन 138 है ऑन द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का है, जो कि जो भी चिल्ड्रन है सारे ऑक्यूपेशन में उनको मना करता है। जो भी एडोलसेंस है, हजार्डियस ऑक्यूपेशन में वर्क करें, उनको पूरी तरह मना कर देते हैं। और एडोलसेंस उनको बोला है कि जो 18 साल से कम के हैं उनको एडोलसेंस बोला है, और चिल्ड्रन उनको बोला है जो 14 साल से कम के हैं। तो दैट इज चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016। दिस इज चाइल्ड लेबर। नाउ लेट्स कम टू ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी कुछ सजेशन और कमेंट्स लिए हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इनवाइट करके इन द ट्रैफिकिंग इन पर्सन बिल 2021। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ह्यूमन का ट्रेड करना, सीधी बात है, ह्यूमन को बेचना या फिर खरीदना, मोस्ट कॉमनली फॉर द पर्पस ऑफ फोर्स्ड लेबर, सेक्शुअल स्लेवरी, कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और फॉर ट्रैफिकर्स और अदर्स पीपल जो है वो फोर्स किया जाता है इनटू ट्रैफिकिंग बाय मींस ऑफ उनके फिजिकल फोर्स यूज़ करके, ठीक है, या फिर फॉल्स प्रोमिसेस करके। करेंटली अगर बात करें तो क्राइम जो है ट्रैफिकिंग का वो कवर्ड है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 में, और ट्रैफिकिंग जो है कमर्शियल सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो की जाती है वो कवर्ड है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 के अंदर। डिस्पाइट दीज प्रोविजन अगर बात करें तो ट्रैफिकिंग का जो ट्रेंड है वो इंक्रीज हो रहा है, सच दैट वो 14.3% है 2019 में एज कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। अब की फैक्ट्स क्या है ट्रेंड? तो टॉप रीजन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, पहली है फोर्स लेबर, फिर उसके बाद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिर डोमेस्टिक सर्विट्यूड्स, और फिर फोर्स्ड मैरिज। टॉप स्टेट जो मोस्ट ट्रैफिक्ड चाइल्ड को ट्रैफिकिंग करते हैं वेस्ट बंगाल, राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड कर्नाटका। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द स्टेप्स टेकन। तो सबसे पहला है उज्ज्वला स्कीम। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो लॉन्च की गई थी 2007 में ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए। उन्होंने बोला था कि हमारा जो भी विक्टिम्स ट्रैफिक्ड हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना है, उनको प्रिवेंट करने के बाद उसको रेस्क्यू करना है, रिहेबिलिटेट करना है, ठीक है, जो भी कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए किए जा रहे हैं। और ये इंप्लीमेंट कौन करेंगे? जो हमारे NGOs हैं वो। फिर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाई जहाँ पे वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया में अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन पर्सन, उनको ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करके। फिर एंटी ट्रैफिकिंग सेल जो है, एंटी ट्रैफिकिंग सेल जो है ये नोडल सेल है, वो सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर 2006 में, जो कि एक्ट करेंगे एज अ फोकल पॉइंट फॉर communicating various decisions or follow up on action taken by state government to combat human trafficking. Legislative measures की अगर बात करें तो पॉस्को एक्ट आया, पॉस्को दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, जो कि प्रोहिबिट करेंगे रेंज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट हो रही है अंडर द एज ऑफ 18। क्रिमिनल लॉ एक्ट आया 2013, जो कि जिसके अंदर सेक्शन 370 और सेक्शन 370A जो है IPC के अंदर, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स प्रोवाइड करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। फिर जुडिशियल कोलोक्वियम आया इन ऑर्डर टू ट्रेन एंड सेंटेसाइज द ट्रायल कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स। जुडिशियल कोलोक्वियम जो है ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बीइंग हेल्ड एट द हाई कोर्ट लेवल। फिर कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल लेवल, तो इंडिया जो है सिग्नेटरी है हमारे प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस, पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन ऑफ UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। Okay, so this is trafficking. Now let's come to protection of children from sexual offences act 2013. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रियल रूलिंग जो थी बॉम्बे हाई कोर्ट की, जहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि मैन ऑफ चार्जेस अंडर पॉस्को जो है, मतलब क्या हुआ था कि मैन ने जो है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया था किसी लड़की के साथ, उन्होंने बस ऊपर से टच किया था कपड़े को ऊपर से उनके प्राइवेट पार्ट्स को, तो जिसके कारण जो है बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग जो है उन्होंने उनको क्वेश्चन कर दिया है। मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट स्पेसिफाइड दैट टच इन सेक्शन 7 ऑफ पॉस्को एक्ट, टच जो है सेक्शन 7 जो है पॉस्को एक्ट का, उसमें बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टच दोनों को कवर करता है। एज अदरवाइज एक्ट विल लेजिटिमाइज एन एंटायर रेंज ऑफ अनएक्सेप्टेबल behavior which undermines a child dignity or autonomy. Act of touching the sexual part of the body or any other act involving physical contact if done with sexual intent is called as is amount to sexual assault under the section 7 of POSCO Act. तो सेक्शन 7 जो है पॉस्को एक्ट का, उसमें ये बोला है कि अगर आप किसी बॉडी पार्ट को सेक्सुअली मतलब फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो किसी बॉडी पार्ट्स के, डन विथ, अगर आपने सेक्सुअल इंटेंट के साथ किया है तो वो सेक्सुअल असॉल्ट ही कहलाएगा। अगर तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो भी थोड़ा सा वो
बहुत ज़्यादा कंसर्न रेज़ किया, क्योंकि ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो सेक्सुअल इंटेंट से छुआ है या नहीं छुआ है। वो तो उसका मन है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने सेक्सुअल इंटेंट से नहीं छुआ है, मतलब गलती से टच हो गया है, तो उसको भी सेक्सुअल इंटेंट कहा जाएगा, राइट। और किसी ने सेक्सुअल इंटेंट से ही, मतलब किसी के आप मन को नहीं जान पाते, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो उसको भी उन्होंने बोला है कि सेक्सुअल इंटेंट से अगर टच किया है तो सेक्सुअल असॉल्ट ही कहलाएगा। अब पॉस्को जो रूल्स 2020 है वो बोलते हैं कि मैंडेटरी आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना है स्टाफ का। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर पुलिस पर्सनल और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, और पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब पॉस्को एक्ट 2012 की अगर बात करें, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि अंडर एज 18 ईयर्स के अंदर है। याद रखिएगा, 18 साल से अंदर के बच्चों को ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एन ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी। पॉस्को एक्ट जो है वो ओनली एप्लीकेबल है टू चाइल्ड सर्वाइवर्स और एडल्ट ऑफेंडर्स, ठीक है। जो एडल्ट ऑफेंडर्स हैं और जो चाइल्ड सर्वाइव कर रहे हैं, उन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है ये एक्ट। इन केस ऑफ टू चिल्ड्रन हैव सेक्सुअल रिलेशन विथ ईच अदर, इन केस ऑफ चाइल्ड परपिट्रेट्स अ सेक्सुअल ऑफेंस और एन एडल्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वहाँ पे भी अप्लाई होगा। इट इनकॉर्पोरेट्स चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म हर स्टेज पे वो किया गया है ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, विच इंक्लूड रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस थ्रू डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट। एविडेंस जो है चाइल्ड का शेल बी रिकॉर्डेड 30 डेज के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा बाय द स्पेशल कोर्ट, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस और रीजन फॉर डिले इफ एनी शेल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट जो है वो कंप्लीट करेगा ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर के अंदर, और ये पनिश करेगा क्रिमिनल्स को हु आर इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी लाइक पब्लिक सर्वेंट्स, स्टाफ्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पुलिस एक्सेट्रा। और एक्ट जो है अमेंड किया गया है टू मेक इट स्ट्रिक्टियर बाय इंक्रीजिंग द मिनिमम पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, स्कोप जो है वाइडन कर दिया गया है सेक्सुअल असॉल्ट का, और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो डेफिनेशन है उसको भी डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 354 जो है आईपीसी का वर्सेस पोस्को एक्ट 2012, तो इसमें सेक्शन 354 में क्या डिफरेंस है और पोस्को एक्ट में। तो पहला एज ऑफ द विक्टिम, तो पनिशमेंट जो है सेक्शन 354 में बोला है कि जो एज है विक्टिम की वो मायने नहीं रखती, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ विक्टिम पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब पॉस्को एक्ट में बोला है सिर्फ चिल्ड्रंस जो है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी वो हो रही है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको जो है सिर्फ चिल्ड्रन को ही प्रोटेक्ट करता है, ये और किसी को नहीं प्रोटेक्ट करता। जेंडर ऑफ विक्टिम्स की अगर बात करें तो सेक्शन 354 में फीमेल दिया हुआ है, सिर्फ फीमेल। पॉस्को एक्ट में जेंडर न्यूट्रल दिया है, तो मेल या फीमेल किसी के भी अगेंस्ट हो ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट की बोले तो डेफिनेशन इज जेनरिक, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट की डेफिनेशन जेनरिक दी गई है, बट यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है इसके एक्टर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट तीनों ऐड किए गए हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो वो प्रोसिक्यूशन पे लाई होगी। प्रोसिक्यूशन वो होते हैं लॉयर होते हैं जो ट्राई करते हैं कि वो हमारा जो वो है वो गिल्टी नहीं है, मतलब उसने क्राइम नहीं किया है। एक्यूज्ड इन डीम टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब ये जो है पॉस्को एक्ट के अंदर लाइज ऑन द एक्यूज्ड, जो एक्यूज है समबडी जिसने क्राइम किया है, तो एक्यूज्ड इज डीम टू बी गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। पनिशमेंट अगर बताएं 354 के अंदर तो 1 साल की पनिशमेंट दी गई है, वो 5 साल तक एक्सटेंड की जाती है फाइन के साथ, और यहाँ पे पॉस्को एक्ट में मिनिमम 3 ईयर्स की पनिशमेंट दी गई है और 5 साल तक वो एक्सटेंड की जाएगी एडिशन टू फाइन। अब आते हैं, दिस इज द पॉस्को एक्ट। नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल रिपोर्ट्स रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट कौन रिलीज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जो आता है, यूनिसेफ रिलीज करते हैं। रिपोर्ट जो है चाइल्ड एडोलसेंस और केयर गिवर मेंटल हेल्थ को एग्जामाइन करती है। की फाइंडिंग रिलेटेड टू इंडिया अगर देखा जाए तो 14% ऑफ 15 to 24 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे हैं वो डिप्रेस्ड हैं। एटलीस्ट 50 मिलियन चिल्ड्रन जो है इंडिया के वो अफेक्टेड है मेंटल हेल्थ इश्यूज से बिफोर कोविड, और 80 to 90% जो है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इंडिया जो है ओनली 0.05% जो है अपना हेल्थ बजट एनुअली मेंटल हेल्थ पे देता है, और ओनली 41% ऑफ द यंग जो पीपल हैं आर विलिंग टू गेट सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो दिस इज अ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस रिपोर्ट दैट इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ social issues. I will start with other vulnerable section tomorrow. Thank you so much. If you have any problems, just comment me on the comment section. Thank you.